हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का जो अपना टॉपिक है वो है ओटाइटिस मीडिया। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या इसके स्टेजेस होते हैं, कारण क्या होते हैं, फीचर्स, पैथोफिजियोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट मॉडलिटीज, ये सभी बातें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो बातें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है ओटाइटिस मीडिया की डेफिनेशन की बात करते हैं कि ओटाइटिस मीडिया क्या होता है। जैसे कि नाम से पता है, ओटाइटिस, ओटो मतलब होता है ईयर और आइटिस मतलब होता है इन्फ्लामेशन और मीडिया मतलब मिडिल ईयर। इट मींस इन्फ्लामेशन ऑफ द मिडिल ईयर इज नोन एज ओटाइटिस मीडिया। इट ऑल्सो इन्वॉल्व मेस्टोइड प्रोसेस इन्फेक्शन एंड एयर सेल इन्फ्लामेशन। ठीक है, मेस्टोइड प्रोसेस जो होता है अपनी टेम्पोरल बोन होती है, उसके ईयर के पीछे जो एक प्रोसेस दिखाई देता है, उभार जैसा दिखाई देता है, वो पार्ट होता है मेस्टोइड प्रोसेस। और ईयर के चारों तरफ जो बोन्स होती है वहां पर जो एयर सेल्स पाई जाती है उनका भी इन्फ्लामेशन इसके अंदर हो सकता है। तो इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर अलोंग विद और विदाउट मेस्टोइड प्रोसेस इन्फ्लामेशन एंड एयर सेल इन्फ्लामेशन। और मोस्ट कॉमन जो इसका कारण होता है वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इनका जो इन्फेक्शन होता है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके इन्फेक्शन की वजह से ही मोस्ट कॉमनली जो है ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। टाइप्स की बात करते हैं कि कितने टाइप का होता है ओटाइटिस मीडिया। तो ओटाइटिस मीडिया को 3 टाइप में कैटेगराइज किया जाता है: एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया और सीरियस ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, एक्यूट और क्रोनिक ये दोनों होते हैं इन्फेक्टिव कोज, यानी इन्फेक्शन की वजह से अगर हो रहा है तो वो होता है एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट जो है रिवर्सिबल होता है, लेकिन क्रोनिक जो होगा यहाँ पर अगर डीफनेस हो जाती है तो वो इरिवर्सिबल होती है। एक बार अगर इनर ईयर अपना डैमेज हो जाएगा तो उसके बाद में डीफनेस परमानेंट हो जाती है, तो यहाँ पर सर्जिकल करेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। एक्यूट इन्फेक्शन अगर बार बार होता है तो वो है क्रोनिक इन्फेक्शन का कारण। 3 वीक से कम अगर इन्फेक्शन हो रहा है तो वो एक्यूट कंडीशन को शो करता है, और 3 वीक या उससे ज्यादा होता है तो वो क्रोनिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब एक्यूट के क्या कारण होते हैं, तो एक्यूट के कारण हम लोग देख लेते हैं कि एक्यूट ओटाइटिस मीडिया कब होता है। तो ये अपन देखते हैं कि ईयर का स्ट्रक्चर होता है। तो ईयर के अंदर ये अपना एक्सटर्नल ईयर हो गया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल हो गई, ये वाला अपना पार्ट हो गया मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के अंदर जो होती है ऑसिकल्स पाई जाती है जिनका नाम होता है मेलियस, इंकस और स्टेपिस। शॉर्ट में से हम लोग जो है मिस नाम से याद रख सकते हैं। मेलियस जो होती है हथौड़े के आकार की होती है, हैमर शेप होती है। इंकस जो होती है अपने एनविल शेप होती है। एनविल शेप मतलब होता है जिसपे लोहार जो है लोहे को कूटता है, वैसा शेप दिखाई देता है। और एस मतलब होता है स्टीरअप शेप। स्टीरअप शेप मतलब होता है घोड़े की जो पैर में लगाते हैं नाल जिसे बोलते हैं, उस टाइप का आप लोग देख भी पा रहे हैं, उस टाइप का इसका शेप होता है। तो ये होती है मेलियस, इंकस, स्टेपिस, जो कि मिडिल ईयर में होती है। और मिडिल ईयर से एक ट्यूब जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं यूस्टेकियन ट्यूब। तो ये जो यूस्टेकियन ट्यूब होती है वो अपनी नेजोफेरिंग्स के अंदर खुलती है। तो जो नोज के पीछे की तरफ नेजोफेरिंग्स होता है वहां पर ये ट्यूब ओपन होती है। तो अब इसका कारण हमें समझ में आ जाएगा। अगर किसी भी पेशेंट को अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे फेरिंजाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, एडोनाइटिस हो रहा है या कोई और कंडीशन हो रही है, तो उस कंडीशन में इन्फेक्शन जो है इस ट्यूब के थ्रू जो है मिडिल ईयर में जा सकता है और मिडिल ईयर को इन्फ्लामेट कर सकता है। ठीक है, तो यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू इन्फेक्शन पहुंच जाएगा। और उसमें भी मोस्ट कॉमन कॉज कौन होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये अगर होता है तो बच्चों में मोस्टली ये इन्फेक्शन करते हैं, तो ये इन्फेक्शन यहाँ पहुंच जाएगा और मिडिल ईयर का इन्फ्लामेशन यानी ओटाइटिस मीडिया कोज कर देगा। ठीक है, तो ये होता है अपने पास एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। अगर ये बार बार हो रहा है, रिकरेंट हो रहा है या 3 वीक से ज्यादा हो रहा है तो वो कंडीशन डिफाइन होती है क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। इसमें सिम्टम्स आते हैं जैसे ईयर पेन होगा, ईयर हैवीनेस होना, इस तरीके के सिम्टम्स इसमें शो होते हैं। ठीक है, देन बात करते हैं सीरियस। तो सीरियस जो होता है वो होता है नॉन इन्फेक्टिव कोज, यानी बिना इन्फेक्शन के अगर ओटाइटिस मीडिया हो रहा है, इट मींस यूस्टेकियन ट्यूब के थ्रू कोई इन्फेक्शन नहीं जा रहा है, फिर भी इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वो होता है सीरियस ओटाइटिस मीडिया। अब इसका क्या कारण होता है? अगर इस ट्यूब में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से यहाँ पे जो है नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाता है, और नेगेटिव प्रेशर जनरेट होने से इसमें फ्लूइड जो होगा वहां पर एक्यूमुलेशन हो रहा स्टार्ट हो जाता है। तो सीरियस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर सीरियस या म्यूकोप्रिलेंट फ्लूइड जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और वो फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से जो है ओटाइटिस मीडिया डेवलप हो जाता है। तो वो कंडीशन कहलाती है सीरियस ओटाइटिस मीडिया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन आता है कि साइन होता है, एक टर्म यहाँ पर यूज करी है रिवर्बरेशन, यानी अपनी ही खुद की आवाज हमें बार बार में सुनाई देना। ठीक है, तो वो कंडीशन कहलाती है रिवर्बरेशन। कई बार होता है ना कि कान में अगर कई बार पानी चला जाता है तो अपनी खुद की आवाज ही हमें सुनाई देती है, तो वो कंडीशन कहलाती है रिवर्बरेशन। तो रिवर्बरेशन की कंडीशन जो होती है सीरियस ओटाइटिस मीडिया का कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है। ठीक है, जबकि एक्यूट और क्रोनिक में रिवर्बरेशन हमें सुनाई नहीं देता। तो ये अपने होते हैं टाइप इन्फेक्टिव कोज और नॉन इन्फेक्टिव कोज।
अब हम लोग जो है स्टेज की बात करते हैं। ओटाइटिस मीडिया को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, कैटरल स्टेज, एक्सुडेशन स्टेज, सुप्रेशन स्टेज और रिकवरी या कॉम्प्लिकेशन स्टेज। जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ेगी वैसे वैसे जो है कॉम्प्लिकेशन या जो है सिम्टम्स एग्रीवेट होते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैटरल स्टेज का मतलब क्या होता है, यानी इनिशियल स्टेज। कैटरल स्टेज में क्या होगा, यूस्टेकिन ट्यूब में कंजेशन, ऑब्स्ट्रक्शन या इन्फेक्शन अलग अलग टाइप में। जैसे कि अगर एक्यूट ओटाइटिस मीडिया तो वहाँ इन्फेक्शन होता है, अगर वहाँ पर सीरियस है तो वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जैसा कि हमने अभी टाइप्स के अंदर पढ़ा था। तो इनमें से कोई भी कारण की वजह से जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, जिसे हम लोग जो है कैटरल स्टेज के नाम से या इनिशियल स्टेज के नाम से जानते हैं। दूसरी स्टेज होती है एक्सुडेशन। अब चूंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन या इन्फेक्शन आएगा तो यहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन होगा। सीरियस के कंडीशन में नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लूइड इकट्ठा होता है। और अगर एक्यूट और क्रोनिक की बात करें तो वहां पर चूंकि इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो रहा है, इस वजह से जो है फ्लूइड लीकेज होता है, क्योंकि कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाती है तो यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सुडेशन स्टेट, यानी एक्सुडेट यानी फ्लूइड कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। तीसरी स्टेज होती है सुप्रेशन स्टेज। तो सुप्रेशन स्टेज के अंदर क्या होगा, चूंकि इन्फ्लामेशन अगर इन्फेक्टिव है तो वहां पर पस फॉर्मेशन होता है, और अगर इन्फॉर्मेटिव नहीं है तो पस इन्फेक्शियस नहीं है तो पस फॉर्मेशन नहीं होता है। इन्फेक्शियस है तो पस फॉर्मेशन, और इन्फेक्शियस नहीं है तो पस फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन दोनों ही कंडीशन में फ्लूइड इकट्ठा तो हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जिसकी वजह से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफोरेट हो सकती है, ब्रेकडाउन हो सकती है। तो परफोरेशन हो रहा है तो वो सुप्रेशन स्टेज कहलाती है, ठीक है। देन होती है रिकवरी। अगर यहाँ पर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए तो रिकवरी स्टेज हो सकती है, अगर ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया गया है तो जो है कॉम्प्लिकेशन स्टेज के अंदर वो बदल जाती है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन स्टेज में क्या हो सकता है, मेस्टोइड प्रोसेस का इन्फ्लामेशन हो सकता है, जिसे हम लोग मेस्टोइडाइटिस बोलते हैं। देन एयर सेल का इन्फ्लामेशन भी ये हो सकता है। तो ये होता है कॉम्प्लिकेशन स्टेज। तो स्टेजेस में लेस सीवियर टू मोर सीवियर, यानी इनिशियल स्टेज से कॉम्प्लिकेशन स्टेज। तो ये होती है स्टेजेस ऑफ ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट हम लोग जो है एटियोलॉजी या कोजेस की बात करते हैं कि क्या क्या कारण हो सकते हैं ओटाइटिस मीडिया के। जैसा कि हमने पढ़ा था, प्राइमरी कोज होता है, डेफिनेशन में देखा था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये जो दोनों बैक्टीरिया होते हैं ये प्राइमरी कोज होते हैं ओटाइटिस मीडिया के। देन आफ्टर जो है सेकेंडरी की बात करें, जैसे अगर किसी बात करें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए, अपर आरटीआई हो जाए, तो उस केस में जो है यूस्टेकिन ट्यूब के थ्रू इन्फेक्शन पहुंच जाएगा मिडिल ईयर में और कोज कर देगा। जैसे कि हमने बात करी टॉन्सिलाइटिस हो जाए, एडिनोडाइटिस हो जाए, फेरेंजाइटिस हो जाए, ऐसी कंडीशंस के अंदर जो है इन्फेक्शन यहां तक पहुंच सकता है। देन ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूस्टेकिन ट्यूब, यूस्टेकिन ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो सीरियस ओटाइटिस मीडिया वो कोज कर सकता है। क्लेफ्ट पैलेट एक कंडीशन होती है जो कि न्यूबॉर्न के अंदर कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर होता है, जिसमें पैलेट जो होता है अपना सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट होता है, वो फॉर्म नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वहां पर इजीली पहुंच सकता है। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर होता है। देन ट्रोमा या हेड इंजरी, किसी पर्सन में हेड इंजरी या ट्रोमा की वजह से मिडिल ईयर में अगर वहां पर चोट लग जाती है तो उस कंडीशन में भी हो सकता है। बैरो ट्रोमा, बैरो का मतलब होता है प्रेशर। जैसे कई बार होता है कि हायर एल्टीट्यूड के ऊपर हम लोग चले जाते हैं, जैसे हाई हिली एरिया में चले जाते हैं या फ्लाइट के अंदर जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है वहां पर प्रेशर कम होता है, तो उस वजह से नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है और वहां पर बैरो ट्रोमा वो कोज कर सकता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है, रिस्क फैक्टर हो सकता है सीरियस ओटाइटिस मीडिया का। और इसके अलावा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो जाए। कई बार अपनी अनहेल्दी हैबिट्स होती है कि ईयर के अंदर हम लोग जो है कोई भी पिन या नीडल से हम लोग अगर क्लीन करने की कोशिश करते हैं तो वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को जो है परफोरेट कर सकती है, और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन परफेक्ट होगी तो यहाँ से इन्फेक्शन जो है मिडिल ईयर में जा सकता है। तो ये सभी कारण या इटियोलॉजी होती है ओटाइटिस मीडिया की। ओटाइटिस मीडिया की क्लिनिकल फीचर्स की बात करते हैं, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स जो है ओटाइटिस मीडिया में दिखाई देते हैं। तो सबसे प्राइमरी साइन होता है ओटेल्जिया। ओटेल्जिया का मतलब होता है सीवियर एक्यूट ईयर पेन होता है और हैवीनेस ऑफ ईयर यहाँ पर महसूस होता है। तो अगर ये दोनों साइन है तो वो ओटाइटिस मीडिया के सिम्टम होते हैं। देन कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है। अब हियरिंग लॉस जो है दो टाइप का होता है, दो टाइप की डिफरेंस होती है, कंडक्टिव और सेंसोरी न्यूरल। सेंसोरी न्यूरल जो होता है वो अपनी 8th क्रेनियल नर्व जो कि सप्लाई करती है अपनी कोक्लिया और वेस्टिब्यूल जो कि इनर ईयर का पार्ट होता है, जिसे हम लोग लेबिरिंथ बोलते हैं। तो लेबिरिंथ में दो स्ट्रक्चर होती है, अपने वेस्टिब्यूल्स होती है जो कि बैलेंस के रिस्पॉन्सिबल है, और कोक्लिया होता है जो कि हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसको जो है 8th क्रेनियल नर्व जो कि वेस्टिबुलो कोक्लियर क्रेनियल नर्व होती है ये सप्लाई करती है। तो हियरिंग और बैलेंस का काम इंटरनल ईयर करता है, ठीक है। तो अगर इंटरनल ईयर से रिलेटेड जैसे कि बात करें, जैसे 8th क्रेनियल नर्व डैमेज हो जाए तो जो हियरिंग लॉस होगा वो सेंसोरी न्यूरल होगा। लेकिन
हमें पता है कि कोई भी साउंड जो होती है हमें एक्सटर्नल ईयर से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो ये ही कंडक्शन के थ्रू जो है कोक्लिया तक पहुंचती है। तो इस रास्ते के अंदर अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो उसकी वजह से अगर जो डिफनेस है वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस कहलाता है। तो यहाँ पर हमें पता है कि ओटाइटिस मीडिया में बीच का रास्ता जो है ब्लॉक हो रहा है, तो यहाँ पर जो अपनी ओसिकल्स होती है इनके थ्रू जो है वाइब्रेशन के थ्रू आगे साउंड पहुंचता है, जो कि अपने कोक्लिया तक पहुंचता है और नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंचता है और हमें साउंड सुनाई देता है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हो गया, यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से प्रेशर बिल्डअप होता है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर वाइब्रेशन है यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, आगे नहीं पहुंच पाते हैं। तो इस तरीके का जो हियरिंग लॉस है वो कहलाता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, ठीक है। तो इसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। देन पस फॉर्मेशन या फिर फ्लूइड फॉर्मेशन, अगर वहां पर एक्यूट या क्रोनिक है तो पस फॉर्मेशन हो सकता है, और अगर सीरियस ओटाइटिस मीडिया है तो फ्लूइड का कलेक्शन होता है, ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था। इसके अलावा बल्जिंग ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो अपना ईयर ड्रम होता है यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर की शुरुआत में, तो ये जो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन होती है जिससे आवाज टकराती है, टकरा के वाइब्रेशंस होते हैं, तो ये जो कि यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा होगा तो ये जो है आगे की तरफ बल्जिंग हो जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर की तरफ बल्जिंग होगा। तो वो कैरेक्टरिस्टिक साइन भी यहाँ पर दिखाई देता है, जिसे हम लोग जो है ऑटोस्कोप के थ्रू जो है विजुअलाइज कर सकते हैं। देन परफोरेशन हो जाएगा, ईयर ड्रम परफोरेट हो सकता है यहाँ पर। इसके अलावा मेस्टोइड में स्वेलिंग आ सकती है, ये जस्ट सब कॉम्प्लिकेशंस के साइन है। टिनिटस होगा यानी रिंगिंग साउंड सुनाई देता है। ऑटोफोनी, जैसा कि हमने पढ़ा था, रिवर्बरेशन यानी खुद की ही साउंड जो है वाइब्रेट होना, सुनाई देना, तो उस तरीके की कंडीशन डेवलप होती है जिसे हम लोग ऑटोफोनी बोलते हैं। और ये कैरेक्टरिस्टिक साइन होता है, हमें याद रखना है, सीरियस ओटाइटिस मीडिया का पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में। रिवर्बरेशन जो होता है किसका साइन होता है, तो सीरियस ओटाइटिस मीडिया का होता है। देन नेक्स्ट है कार्ट व्हील अपीयरेंस ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो कि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आगे की तरफ बल्ज हो जाएगी, तो जो अपना कार्ट व्हील होता है, जो कि पहिया होता है, बैलगाड़ी का पहिया होता है, उस तरीके का दिखाई देता है अगर हम लोग ऑटोस्कोपी से इसको विजुअलाइज करते हैं। तो कार्ट व्हील अपीयरेंस ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी इसका साइन होता है। इसके अलावा एक और साइन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कोलेस्टेटोमा। तो कोलेस्टेटोमा का मतलब होता है जो अपना ईयर ड्रम होता है इसकी दो लेयर्स होती है, एक्सटर्नल लेयर और इंटरनल। तो एक्सटर्नल जो लेयर होती है वो इनग्रोथ होने लग जाए, अंदर की तरफ जो होता है ये एयर सेल्स होती है इसके चारों तरफ, तो इस साइड में इनग्रोथ होने लग जाए या इंटरनल ईयर के अंदर इनग्रोथ होने लग जाए, तो इस इनग्रोथ को जो है हम लोग बोलते हैं कोलेस्टेटोमा। तो कोलेस्टेटोमा भी जो है साइन हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है ओटाइटिस मीडिया का। एक बार कोलेस्टेटोमा बन गया तो इसको जो है रिवर्सिबल करने के लिए सर्जिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। तो कोलेस्टेटोमा क्या क्या है, इनग्रोथ ऑफ एक्सटर्नल लेयर ऑफ ईयर ड्रम, ईयर ड्रम की एक्सटर्नल लेयर का इनग्रोथ होना, वो कंडीशन कहलाती है कोलेस्टेटोमा। तो ये सभी साइन होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स होते हैं ओटाइटिस मीडिया के। नेक्स्ट हम लोग जो है ओटाइटिस मीडिया की पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, कॉजेस से लेकर के सिम्टम्स या डिजीज एस्टेब्लिश होने तक क्या क्या स्टेप्स आती है उसे हम लोग बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी। तो सबसे पहले कॉजेज की बात करें तो इटियोलॉजिकल कॉज जो हमने पढ़े थे, चाहे एक्यूट के हो, क्रोनिक के हो, सीरियस के हो। एक्यूट या क्रोनिक के कारण तो क्या होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है वहां तक पहुंच जाए, ठीक है। सीरियस का कारण क्या था, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूस्टेकियन ट्यूब, जो कि हमने देखा था ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है। तो इन वजह से क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है मिडिल ईयर तक पहुंच जाता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ तक पहुंच जाएगा जिसकी वजह से यूस्टेकियन ट्यूब डिसफंक्शनल या ब्लॉक, तो दोनों ही कारण हो सकते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो एक्यूट और क्रोनिक में, और सीरियस में क्या होगा, यूस्टेकियन ट्यूब डिसफंक्शनल हो जाएगी जैसे कि ब्लॉक हो जाए। तो उस कारण से क्या होगा, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो होगा स्टार्ट होता है इन द मिडिल ईयर। मिडिल ईयर में इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट हुआ जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर जनरेट होगा जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सुडेट या पस आएगा। एक्सुडेट तो सीरियस में आएगा, और पस वाला जो कंडीशन है जिसमें म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, तो वहां पर जो है पस फॉर्मेशन हो सकता है। तो पस फॉर्मेशन तो होगा अपना इन्फेक्टिव में, और एक्सुडेट होगा नॉन इन्फेक्टिव कोज में। देन नेगेटिव प्रेशर यहाँ पर बिल्ड होता है जिसकी वजह से डैमेज हो जाता है ओसिकल्स में और ईयर ड्रम्स में। ये अपनी ओसिकल्स होती है मेलियस, इंकस और स्टेपिस, इनमें डैमेज हो सकता है, और जो अपना ईयर ड्रम होता है ये बल्जिंग होगा, परफोरेट हो सकता है, इसमें डैमेज हो सकता है। देन टिश्यू नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद में कंडक्टिव हियरिंग लॉस हो जाता है। कंडक्टिवली हियरिंग लॉस मैंने बताया था आपको, कंडक्शन जो होता है अपनी साउंड वेव्स का कंडक्शन यहाँ पर एबनॉर्मल हो जाता है जिसकी वजह से कंडक्टिव हियरिंग लॉस डेवलप हो जाता है। और सबसे लास्ट में जो है कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं, जैसे कि हमने पढ़े थे कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो अपना मेस्टोइड प्रोसेस होता है उसमें इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो जाता है, एयर सेल्स होती है इसके सराउंडिंग में, उनके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, कोलेस्टेटोमा यानी इनग्रोथ ऑफ एक्सटर्नल लेयर ऑफ ईयर ड्रम,
तो वो कोलेस्टेटोमा डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके के कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं और ये कंडीशन होती है ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया को डायग्नोस करने के लिए क्या क्या डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, तो हमें पता है कि फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी हम सिम्टम्स को देख करके भी पहचान सकते हैं। तो फिजिकल एग्जामिनेशन होता है, इसके अलावा क्या क्या स्पेसिफिक टेस्ट किए जाते हैं, जैसे ऑडियोमेट्री से हियरिंग लॉस का हम लोग पता लगा लेते हैं। ओटोस्कोपी में देखते हैं कि ईयर ड्रम परफोरेट हुआ है या नहीं हुआ, या ईयर ड्रम जो बल्जिंग है या कार्टव्हील अपीयरेंस जो है, जो कि जैसा कि हमने सिम्टम्स में पढ़ा था, वो साइन जो है ओटोस्कोपी के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिनी एंड वेबर टेस्ट के द्वारा हम लोग पहचान सकते हैं कि कंडक्टिव हियरिंग लॉस है या फिर सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। तो अगर इसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मैं बना सकता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट होता है बैक्टीरियोलॉजी। जो भी यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है उस डिस्चार्ज को हम लोग जो है कल्चर मीडिया के अंदर बैक्टीरियोलॉजी स्टडी करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा इन्फेक्शन यहाँ पे हुआ है। जैसे मैंने बताया प्राइमरी कोज होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। उसके अलावा भी अगर कोई और इन्फेक्शन आ रहा है यूस्टेकिन ट्यूब से तो उसका भी पता हम लोग लगा लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले जो है मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट हम लोग देखेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में जो है एंटीबायोटिक्स दी जाती है अप्रोक्स 6 डेज या 1 वीक के लिए। तो कौन कौन से एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, पेनिसिलिन है, एम्फिसिलिन है। इसके अलावा कुछ फ्लोरोकिनोलोन्स होते हैं जैसे कि ओफ्लोक्सासिन है। तो ये सभी एंटीबायोटिक्स जो है अलग अलग कंडीशन में प्रेस्क्राइब की जा सकती है इन केस ऑफ एक्यूट और क्रोनिक कंडीशन। सीरस के अंदर एंटीबायोटिक्स जो है कोई विशेष इफेक्टिव नहीं रहेगी। इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी, चूंकि ओटाइटिस मीडिया में इन्फ्लामेशन होता है इसलिए एंटी इन्फ्लामेटरी भी जहां पर चॉइस होती है, जैसे कि फिनाइलेफ्रिन। इसके अलावा अगर ईयर पेन हो रहा है तो पेन किलर एनाल्जेसिक्स भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है वो सब भी दिए जा सकते हैं। तो ये होता है इसका मेडिकल मैनेजमेंट। अब सबसे लास्ट में हम लोग इसका सर्जिकल मैनेजमेंट देखते हैं कि क्या क्या सर्जिकल इंटरवेंशन किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, पस इकट्ठा हुआ है, तो उसको बाहर निकालना या ड्रेनेज करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर अपने पास होता है मायरिंगोटोमिकल ड्रेनेज, यानी मायरिंगोटोमिकल ड्रेनेज का मतलब होता है इसके थ्रू एक मतलब परफोरेट करके जो अपने टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को परफोरेट करके ट्यूब के थ्रू जो है ड्रेनेज किया जाता है। तो ड्रेनेज करने के लिए एक ट्यूब यूज होती है, जैसे कि आप लोग जो है डायग्राम में देख रहे हैं, जिसे हम लोग ग्रोमेट ट्यूब या मायरिंगोटोमी ट्यूब या फिर टी ट्यूब या फिर टिम्पेनोस्टोमी ट्यूब भी बोलते हैं। टिम्पेनो मतलब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को ओपन करके जो ट्यूब के थ्रू जो ड्रेनेज किया जाएगा वो ट्यूब कहलाती है ग्रोमेट ट्यूब। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है, हमें पता होना चाहिए कि ग्रोमेट ट्यूब जो है किसके लिए यूज होती है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अगर आपने ड्रेनेज कर लिया उसके बाद में क्या करेंगे, टिम्पेनोप्लास्टी करेंगे, यानी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन अगर पहले से परफोरेट है या ड्रेनेज के लिए परफोरेट किया गया है तो दोनों ही केस में टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को जो है प्लास्टिक किया जाएगा, मतलब रिपेयर किया जाएगा। देन अगर कॉम्प्लिकेशन में मेस्टोइड प्रोसेस में भी इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन पहुंच गया है तो मेस्टोइडेक्टोमी यानी मेस्टोइड प्रोसेस को रिमूव किया जाता है। ओसिकुलोप्लास्टी का मतलब जो अपनी ये 3 ऑसिकल्स होती है, मेलियस, इंकस और स्टेपीज, इनमें अगर कोई डैमेज हुआ है तो इनकी भी प्लास्टिक की जाती है, इनको भी रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, रिपेयर किया जाता है। तो ये कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन होते हैं जो कि ओटाइटिस मीडिया में किए जाते हैं। इसके अलावा जो है नर्सिंग डायग्नोसिस, जिसके ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बनाया जा सकता है, वो होते हैं एक्यूट पेन रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। दूसरा होता है रिस्क फॉर इन्फेक्शन। रिस्क फॉर इन्फेक्शन ओटाइटिस मीडिया है तो वहां पर जो है मेस्टोइड प्रोसेस में इन्फेक्शन हो सकता है या फिर फर्दर इनर ईयर के अंदर भी वो इन्फेक्शन हो सकता है परफोरेशन के थ्रू, तो रिस्क फॉर इन्फेक्शन होता है। देन डिस्टर्ब ऑडिटरी परसेप्शन, यानी ऑडिटरी परसेप्शन मतलब सुनाई देना, यानी यहाँ पर जो हियरिंग लॉस होता है, कंडक्टिव हियरिंग लॉस, वो कहलाता है डिस्टर्ब ऑडिटरी परसेप्शन। तो ये इसके ऊपर जो है नर्सिंग डायग्नोसिस के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान भी बनाया जा सकता है। अब सबसे लास्ट में इस डिजीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको पढ़ने चाहिए, याद रखने चाहिए, वो कौन कौन से हैं। पहला, ऑटोफोनिया रिवर्बरेशन किसका साइन होता है, तो हमें याद रखना है सीरस ओटाइटिस मीडिया का। दूसरा पॉइंट है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट या क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया एंड सीरियस ओटाइटिस मीडिया पर पूछे तो एक्यूट का जो कारण होता है वो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, जिसमें भी प्राइमरी कोज होता है अपने पास स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। सीरियस का कारण हमने पढ़ा था कि यूस्टेकिन ट्यूब के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो वो इसका कारण होता है, या फिर नेगेटिव प्रेशर बिल्डअप की वजह से। ये नॉन इन्फेक्टिव है, ये इन्फेक्टिव कोज होता है। ठीक है, नेक्स्ट कोलेस्टेटोमा क्या होता है, पूछा जा सकता है कि कोलेस्टेटोमा किस डिजीज का कैरेक्टरिस्टिक साइन है, तो हमें पता होना चाहिए ओटाइटिस मीडिया का एक कॉम्प्लिकेशन होता है कोलेस्टेटोमा। और एक्चुअली होता क्या है, इन ग्रोथ ऑफ
एक्सटर्नल लेयर ऑफ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। सबसे लास्ट में ग्रोमेट ट्यूब का इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि, या फिर पूछ सकते हैं कि ग्रोमेट ट्यूब किस लिए यूज करी जाती है, फॉर द ड्रेनेज ऑफ मिडिल ईयर डिस्चार्ज। मिडिल ईयर फ्लूइड को जो है ड्रेनेज करने के लिए ग्रोमेट ट्यूब जो है यूज कर सकते हैं। इसके अदर नेम है टिम्पेनोस्टोमी ट्यूब भी इसको बोलते हैं, और मायरिंगोटोमी ट्यूब के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड। और आज का वीडियो अगर कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर देना ताकि अगला वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।